NISM सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम 5B म्यूचुअल फंड फाउंडेशन, ये इसी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की सीक्वेंस में वीडियो 18th है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियोस देखें और समझें, क्योंकि हर वीडियो में जो मैंने कवर कर दिया है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ही टेकअप कर लूँगा, उसको समझाऊंगा नहीं। तो आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो 1 से ढंग से प्रोग्रेस करें आगे की तरफ। इधर हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो क्लासिफाई किए जाते हैं अंडर डिफरेंट एसेट क्लास। मोटिव बात ये है कि हम इधर डिस्कस कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर सकें अगर एक एसेट क्लास को हमने सिलेक्ट किया है। हमने पिछली बार इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास सिलेक्ट किए थे, तो हमें पता था कि किस तरीके से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में या इक्विटी के कौन से रूप में हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हम इक्विटी एसेट क्लास में निवेश कर सकें। इधर हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो किन किन तरीक़ों से हम ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, या क्या क्या तरीके हैं जिसमें निवेश करने से हम रियल एस्टेट में एसेट क्लास में निवेश कर सकेंगे। तो ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि रियल एस्टेट एसेट क्लास को निवेश करने के दो तरीके हैं, या तो फिजिकल एसेट के रूप में कर सकते हैं या फाइनेंशियल एसेट के रूप में कर सकते हैं। अगर फिजिकल एसेट में कर रहे हैं तो हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब रहने वाली प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, जैसे फ्लैट्स हो गए, बंगलोज हो गए, पेंट हाउसेज हो गए। ये हम एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद लिया और उससे रेंटल इनकम या उससे सेल इनकम हमने कैपिटल गेन्स के रूप में कमाया। कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में सिर्फ शॉप्स ही नहीं आती हैं, गोडाउन्स आते हैं, फैक्ट्रीज आती हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स आती हैं, और कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी जिसमें कमर्शियल यूटिलिटी हो उस पर्पज से हम अगर खरीदते हैं तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट आ गया। और कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं आपको ये पता, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि टेंजिबल एसेट्स की में सिक्योरिटी का एक इफेक्ट होता है, एक कंफर्ट मिलता है आदमी को जो इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं मिलता। टेंजिबल एसेट्स मतलब जो दिखते हैं, जो फिजिकल फॉर्म में है, उनसे हमारे को जो सुकून मिलता है, जो सिक्योरिटी मिलती है, वो इंटेंजिबल में नहीं होती। इसलिए लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं टेंजिबल। बट रियल एस्टेट इंटेंजिबल फॉर्म में भी अब अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने में, और वो है फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में रियल एस्टेट अवेलेबल है। सबसे पहले है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने निवेश किया, आप किन में निवेश करेंगे, आप कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे जो कंपनियां रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं, वो कंपनीज के शेयर्स आप खरीदेंगे। जैसे कि आपने डीएलएफ का शेयर खरीद लिया, जैसे कि आपने प्रेस्टीज बिल्डर्स का शेयर खरीद लिया, और भी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में होती हैं, उनके शेयर्स खरीद लिए। या रियल एस्टेट में वो जैसे डेवलपर्स हैं और बिल्डर्स हैं, इनके शेयर्स खरीद लिए। या वो हैं बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं, या बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर फर्म्स हैं जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हैं, तो उनके भी शेयर्स खरीद लिए। तो ये सब रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स खरीद के आपका निवेश करते हैं। तो आप डायरेक्टली रियल एस्टेट में नहीं है, बट आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, वो कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। तो जैसे जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बूम और बस्ट आएगा, मतलब रियल एस्टेट ऊपर जाएगा तो इन कंपनीज का भी प्रॉफिट ऊपर जाएगा, इनकी वैल्यूएशन भी ऊपर जाएगी, आपको फायदा होगा। जब रियल एस्टेट में साइकिल डाउनवर्ड्स की तरफ आएगी तो आपका वैल्यूएशन भी नीचे गिरेगा, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज का गिरेगा। तो ये ऐसे एक तरीका है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड का रूट। दूसरा रूट जो है, जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो है रीट्स, और फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर है। इसमें ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह, मतलब खूब सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो फिर प्रोफेशनल कंपनी उससे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। इसमें रियल एस्टेट में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं।
आपके जो कंपनी है उसके प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं वो डायरेक्टली ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आपने बिल्डिंग ओन कर ली पूरी या पार्टली, गोडाउन्स ओन कर लिए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स ओन कर लिए, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया पार्टली या फुल्ली, तो ये डायरेक्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ है। ये किसी कंपनी के शेयर में नहीं है, ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में फिजिकली इन्वेस्ट हुआ है पैसा। और कैसे आपको इसमें इनकम मिलेगी? या तो रेंटल इनकम रियल एस्टेट से आएगी, या तो क्या मतलब रेंटल इनकम भी रियल एस्टेट से आएगी, और जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कैपिटल सेल ऑफ प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन्स जो होंगे वो भी आएगी। ये आपको एक डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो आपको रेगुलरली डिविडेंड मिलता है। बिल्कुल म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर की तरह ये चलता है। मतलब कि खूब सारे लोगों का पैसा हो गया, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी होगी जो ये रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करेगी और देखेगी, देख रेखाव करेगी आपकी प्रॉपर्टीज़ का कि आपके इंटरेस्ट रखे हैं, और एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा जो ओनरशिप रखेगा ये रियल एस्टेट की। बिल्कुल उसी तरीके से ये चलता है, और इसलिए इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाता है। अगर हम इन ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट एक ऐसा एसोसिएशन होता है, एक ऐसा बॉडी होता है, स्पॉन्सर होते हैं ट्रस्ट के, ट्रस्टीज जिसे कहते हैं, जो देखते हैं कि उस जो ट्रस्ट के अंडर एसेट्स आए हैं उसकी देखभाल हो सके। जैसे कि आपको समझाने के तौर पे, अभी 10,000 लोगों ने पैसा जमा किया और 5,000 करोड़ रुपया जमा हुआ। ये 5,000 करोड़ से आपने 10 प्रॉपर्टीज खरीदी, 10 प्रॉपर्टी खरीदी। अब ये प्रॉपर्टी किसी का मालकाना हक किसी एक के पास तो है नहीं, बट ये 10,000 लोगों के पास है, ये इस पूरी प्रॉपर्टी 10 प्रोजेक्ट्स का। तो ये चूंकि एक के पास नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के अंडर आ जाती है, और ट्रस्ट के ट्रस्टीज होते हैं जो वो ट्रस्ट को मैनेज करते हैं। और ये ट्रस्टीज बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड में HDFC लिमिटेड है, HDFC लिमिटेड थी, या ICICI म्यूचुअल फंड में ICICI बैंक स्पॉन्सर है, या जो भी ICICI ग्रुप की ICICI लिमिटेड होगी स्पॉन्सर, तो वो होगी। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में आदित्य बिरला ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है। तो ये बड़े बड़े ट्रस्टीज के रूप में ये ट्रस्ट को स्पॉन्सर करते हैं, और ये ट्रस्ट ये प्रॉपर्टीज ओन करती हैं, और थ्रू ट्रस्ट ये प्रॉपर्टीज, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, थ्रू ट्रस्ट आप ये प्रॉपर्टीज ओन कर रहे हैं। तो ये एक सेटअप होता है। दैट्स वाई ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम पे पॉपुलर है, कहलाना और होता है, क्योंकि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। और ट्रस्ट के बेनिफिशरीज कौन से हैं? ये 10,000 लोग हैं जो जिन्होंने ये ट्रस्ट में पैसा दिया है, जिससे ये प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। तो ये बेनिफिशरीज हो गए ट्रस्ट के। आपके बेनिफिशियल के लिए बेनिफिशरीज हो गए, आपके बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, और कोई पर्पस नहीं है इसका। तो ऐसे इनकम आ गई। अब अगला पॉइंट आता है, जो अगला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो रियल एस्टेट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ट्रस्ट आपको समझ में आ गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में होता है। इसकी सेपरेट से भी रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू ये काम किया जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे रोड डेवलपमेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, पोर्ट्स हो गए, ये डेवलप करने के लिए ओनरशिप अब पूरा तो होता नहीं है। एक रोड सपोज जयपुर टू दिल्ली की रोड बन रही है, अभी जयपुर टू दिल्ली की रोड कोई 5,000 10,000 करोड़ की तो बनेगी नहीं। इसका पैच ही 100 मीटर का पैच ही 300 करोड़ का होता है एक, तो 1 किलोमीटर ही कितने की हो गई। तो ये खूब बड़ा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसमें फुल ओन नहीं होते हैं, पार्टली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओन करेगा। सपोज 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं या इंडिविजुअल्स करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि इसमें टिकट साइज बड़ा होता है। टिकट साइज हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने कहा पुराने वीडियोस जरूर देखिए। टिकट साइज बड़ा होगा ये इसमें इन्वेस्टमेंट का, और ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल किया जाता है, और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है।
स्पेशल पर्पस व्हीकल में मतलब एक स्पेशल एंटिटी क्रिएट की जाती है जो पैसे इकट्ठा करते हैं और वो एंटिटी एक साथ पैसे इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर देती है। इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। तो इसके रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक फाइनेंशियल फॉर्म है, बट फिजिकली इन्वेस्ट हो रहा है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी की ओनरशिप है रियल एस्टेट की, वो नहीं है। आप ओन कर रहे हैं रियल एस्टेट थ्रू ट्रस्ट फॉर्म, जैसे रीट्स में हो रहा है, आप ही ओन करते हैं, बट ट्रस्ट के रूप में ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्योंकि खूब सारे लोग हैं और उनका पैसा सबका वो सब बेनिफिशरीज हैं वो ट्रस्ट के। अब आते हैं कमोडिटीज में। कमोडिटीज भी एक असेट क्लास है। इस कमोडिटी असेट क्लास में हम बेसिकली बुलियन कमोडिटी को डिस्कस कर रहे हैं। नॉन बुलियन कमोडिटी मेटल्स हो गए, एग्री कमोडिटीज हो गए, ये इन्वेस्टमेंट्स में जनरली नहीं कंसिडर किए जाते। ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और फ्यूचर्स मार्केट में ये ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स में होते हैं क्रूड ऑयल वगैरह, ये फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये आगे कभी ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यूचर मार्केट्स क्या होती हैं। फिलहाल अभी हम असेट्स क्लासेस, कमोडिटी असेट क्लास में बुलियंस की बात कर रहे हैं और उसमें गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल आप खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। फाइनेंशियल रूप में अगर इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो गोल्ड म्यूचुअल फंड है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में वही तरीका है, आप वो कंपनीज खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? कंपनीज के शेयर्स खरीदेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे जो गोल्ड रिलेटेड बिजनेस में है। जैसे टाइटन का शेयर खरीद लिया या गोल्ड एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये गोल्ड म्यूचुअल फंड कहलाएगा। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ है। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड यूनिट है जो एक्सचेंज में भी ट्रेड होती है। मतलब आपका जैसे शेयर्स एनएससी या बीएससी में लिस्टेड होते हैं, ऐसे ही ये म्यूचुअल फंड भी शेयर्स की तरह इनकी यूनिट्स ट्रेड होंगी एनएससी में या बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और आप खरीद बेच सकते हैं इसको रियल टाइम में, एनी मोमेंट जो भी ट्रेडिंग का चल रहा हो। इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है फंड, गोल्ड ईटीएफ। बट ये गोल्ड ईटीएफ किसी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करता जो गोल्ड से रिलेटेड है, बट इसमें आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मिनिमम आपको करना होता है, क्योंकि ये 1-1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदता है और उसकी आपको यूनिट्स देता है। और ये जो 1 ग्राम गोल्ड है ये फिजिकल गोल्ड हुआ, तो इट इज ट्रेडेड लाइक म्यूचुअल फंड इन स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल वैसे ही चलता है। बट हर ग्राम ऑफ गोल्ड का एक स्पेसिफिक प्योरिटी लेवल पे खरीदा जाता है और वो ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं या गोल्ड ओन कर रहे हैं, बट थ्रू गोल्ड ईटीएफ, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे। आपके नाम पे गोल्ड नहीं आएगा, ये गोल्ड अलग से अंडर ट्रस्टी पड़ा रहेगा और आप इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं एक्सचेंज में लाइव। दूसरा है सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड आपके ब्याज पे खरीद रही है, आपको ब्याज भी दे रही है और असल रूप भी दे रही है इन्वेस्टमेंट रिटर्न के साथ, कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ या डेप्रिसिएशन के साथ, जो भी केस होगा गोल्ड की तब इनकैशमेंट मैच्योरिटी पे। तो डेप्रिसिएशन मतलब प्राइजेस अगर गिर जाएं, आपके खरीदने की वैल्यू से नीचे आ जाएं, तो वो डेप्रिसिएशन हो गया या फॉल इन प्राइस हो गया। तो जो भी मैच्योरिटी में प्राइस होगा उस प्राइस पे आपको इनकैशमेंट मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी। तो ये तरीके हो गए फाइनेंशियल बॉन्ड्स में, फाइनेंशियल तरीका जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल का मतलब हुआ कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस में है के रूप में आपके पास ओनरशिप रहेगी, और फिजिकल, इसमें डायरेक्ट फिजिकल भी ओन कर सकते हैं या वो कंपनी के रूप में भी ओन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ईटीएफ ले रहे हैं, एसजीबी ले रहे हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी एसेट क्लास जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड दोनों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली।
आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी, वो म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा एंड बॉन्ड में भी करेगा। इसकी वेरियस परसेंटेज होती है, जैसे 75% बॉन्ड में कर दिया या 75% इक्विटी में कर दिया। अगर 75% बॉन्ड में है तो 25% इक्विटी हो गया, अगर 75% इक्विटी में है 25% बॉन्ड हो गया, या 50-50% हो गया। ऐसे परसेंटेज के हिसाब से ये बॉन्ड्स और इक्विटीज दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। फ़ायदा ये होता है कि कंटिन्यूसली बैलेंस होता रहता है इसमें पैसा, और आपको दोनों एसेट क्लास का फ़ायदा मिलता है। आप इक्विटी की तरह हाई रिटर्न मिलते हैं, और बॉन्ड की तरह स्टेबल रिटर्न्स एंड स्टेबिलिटी इन द कैपिटल रहती है। इसको मल्टी एसेट फंड्स भी कहलाते हैं। ये ज़रूर नोट कीजिएगा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड भी कहलाते हैं। अदर एसेट्स हैं, इसके सिवाय और एसेट क्लासेस हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, जैसे रेयर कॉइन्स हैं, आर्ट है, रेयर स्टेम्प्स हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट जो इनकम प्रोड्यूस कर देता है, कोई भी चीज़ जो इनकम प्रोड्यूस कर देती है, वो एसेट कहलाती है। तो ये रेयर कॉइन्स भी लोग रखते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, कलेक्टर्स होते हैं और ये बेचते हैं। आर्ट फॉर्म एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। लोग पेंटिंग्स खरीदते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, और फिर बड़े बड़े पेंटर्स की, और उसको फिर फ्यूचर में बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपया कमाते हैं। एक और एसेट क्लास है जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस की, और ये बहुत मिनिमल रूप में डिस्कस करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा रिलेटेड नहीं है अभी इंडिया में। इंटरनेशनल एसेट्स। इंटरनेशनल एसेट्स मतलब आपको कोई गूगल में इन्वेस्ट करना है आपने, तो आपने गूगल के शेयर्स खरीद लिए जो NYSE में ट्रेड हो रहे हैं, या किसी और एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, किसी और एक्सचेंज में किसी और कंपनी का ट्रेड हो रहा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कुछ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं जो आपने खरीद लिया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बाहर की कंपनी में, उन्हीं की कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज, उन्हीं की करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, उन्हीं की करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इंटरनेशनल एसेट्स कहलाए जाते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि एक तो उस कंपनी का फॉर्च्यून उस कंट्री में रिलेटेड है, या अगर इंटरनेशनल कंपनी है तो उसका इंटरनेशनल सिनेरियो से इफेक्ट होगा उसका फॉर्च्यून। प्लस आपके पास एक करेंसी रिस्क भी है। करेंसी रिस्क मतलब ये है कि आज सपोज $1 जो है 83 रुपीज़ का है, आपने इन्वेस्ट किया तो 83 रुपीज़ का हो गया, और जब आप इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, जब आप मैच्योर बेची आपने इन्वेस्टमेंट, तब ये 87 रुपीज़ का हो गया $1। तो जब $1 87 का हो गया तो आपके पास ज़्यादा पैसे आए, आपके 83 की जगह 4 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिला, 4 रुपये का मिला एक्स्ट्रा रिटर्न आपको पर डॉलर पे, क्योंकि करेंसी डीवैल्यू हो गई। इसका ऑपोजिट भी हो सकता था, जब आप बेचने लगे तब करेंसी 79 की हो गई, तो 4 रुपये का नुकसान हो गया पर डॉलर पे आपको। तो ये एक्सपोजर टू करेंसी रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है, बियॉन्ड सिंपल रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज या किसी और भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूरोप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी यूरोपियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में, या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। So this is all for this video. Thank you. Next we will discuss in video number 19. Till then, thank you.